Hello students, welcome to the next lecture of SYBSc Zoology Semester 1st Biochemistry. In previous lecture, we have discussed about the process of glycolysis, how the process is happen and what are the reactions involved in it. In today's lecture, we are going to discuss about the Krebs cycle. So, welcome to the lecture. I am Meghraj Vasudevraj Sude, Assistant Professor Department of Zoology at BP Arts SMA Science KKC Commerce College चालीसगांव। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो पिछले लेक्चर में देखा था हम पिछले लेक्चर की कुछ क्विक रिविजन्स हम कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से ग्लूकोज से पायरुवेट बना है हमारा, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे बने हैं। ग्लूकोज एंटर करेगा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में और देगा हमको टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट आगे जाके उसकी फेट कैसी होगी, उसका फ्यूचर किस तरीके से होगा, ये किस पे डिपेंड होता है कि सेल की कंडीशंस के ऊपर, कि सेल का कौन सी कंडीशन में सेल रह रहा है। सेल एक तो रह सकता है एरोबिक कंडीशन में, यानी कि सेल के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, सेल ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में रहेगा, तो उस सेल के पास एरोबिक वाली सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा प्रेजेंट। हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया इज द बेसिक फीचर ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स या एरोबिक सेल्स में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। एरोबिक कंडीशन में जाने के बाद वो एंटर करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में और एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। यही आज हमको पढ़ना है कि क्रेब्स साइकिल किस तरीके से होती है। उसके बाद हमने देखा था कि पायरुवेट से हमने क्या बनाया था, एसिटाइल कोएंजाइम हमने बनाया था। एसिटाइल कोएंजाइम क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम आगे जाके क्रेब्स साइकिल को हमारी चलाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि पायरुवेट एनारोबिक कंडीशन में, यानी कि जब सेल के पास ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा, यानी कि सेल की एनारोबिक कंडीशन रहेगी, तो वो क्या करेगा, वो पायरुवेट एंटर करेगा प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन में देखा था हमने लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मसल्स में। मसल्स में कब होता है, जब हाइपोक्सिक कंडीशन हमारे पास होती है, मसल्स में ऑक्सीजन कम होता है। ये कब होता है, जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। वेरी गुड, याद आया आपको, एक्सरसाइज करने के बाद लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस हमने देखी थी कि लैक्टिक एसिड का किस तरीके से बनता है, या माइक्रोब्स में जो है वो फर्मेंटेशन पायरुवेट का होने के बाद अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होता है। अब ये सब सेल ने क्यों किया, क्योंकि एनएडी पॉजिटिव का रीजनरेशन कराना था, इसीलिए ताकि ग्लाइकोलिसिस हमारी स्टॉप ना हो। तो ये रीजन थे एनारोबिक कंडीशन में। तो हमने देखा था कि माइक्रोब्स में इथेनॉल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमको एनएडी पॉजिटिव का रीजनरेशन कराना है और एनएडी पॉजिटिव हमारी फिर से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में एंटर करे और ग्लाइकोलिसिस जो है वो स्टॉप ना हो। तो हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज से हमारे पास दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने। दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल के साथ साथ उसके बाद हमने क्या किया, टू एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स बनाए। यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगा, याद करके आपको बताना है। टू एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल से हमने टू इथेनॉल बनाया, यहाँ पे कौन सा एंजाइम था, याद करके आपको बताना है। उसके बाद हमने देखा था कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जो कि हमारा होता है हमारी मसल्स में हाइपोक्सिक कंडीशन में। जब हम रिगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास, हमारे सेल के पास प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, वहां पे एनारोबिक कंडीशन डेवलप होती है। तो इस कंडीशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है हमारी मसल सेल में। तो यहाँ पे भी हमको एनएडी पॉजिटिव का रीजनरेशन कराना है ताकि हमको ग्लाइकोलिसिस अच्छी तरीके से चला सके, ग्लाइकोलिसिस स्टॉप ना हो। तो एनएडी पॉजिटिव का रीजनरेशन कराना था हमारा अल्टीमेट एम। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगा आपको बताना है, याद कीजिए और बताइए। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको इस बायोकेमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जो उसका क्विक रिवीजन, मतलब रिवीजन करते रहना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एंजाइम के नाम भूल जाएंगे, इसीलिए आपको रोज की रोज रिवीजन करना जरूरी है। उसके बाद हमने देखा था कि लिंकेज रिएक्शन किसको बोलते हैं। लिंकेज रिएक्शन किसको बोलते हैं, कि जो रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करती है, उस रिएक्शन को हमने कहा था कि ये रिएक्शन है हमारी लिंकेज रिएक्शन। लिंकेज रिएक्शन में हमने कहा था कि
पायरुवेट के मॉलिक्यूल का हमने कन्वर्शन किया था एसिटाइल कोएंजाइम में। जैसे हमारे पास दो पायरुवेट की मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में तो ये दो बार यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम बनेगा और दो बार ही क्रेब्स साइकिल चलेगी। दो एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल बने तो दो बार क्रेब्स साइकिल चलेगी और जो भी क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट हम आगे देखने वाले हैं वो जो है वो दो बार बने थे। एंजाइम का नाम कौन सा था, एंजाइम यहाँ पे कौन सा था याद कीजिए और बताइए कौन सा एंजाइम था। हमारे पास क्या किया यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन किया NAD पॉजिटिव का NADH में कन्वर्शन किया और पायरुवेट के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइजेशन यहाँ पे हो गया। हमको यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट में क्या मिला था, CO2 मिला था और प्रोसेस हमने कहा था डी कार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस को हमने कहा था दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन भी होता है इस प्रोसेस में पायरुवेट का और डी कार्बोक्सिलेशन भी होता है NAD पॉजिटिव। उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारी क्रेब साइकिल को। अब क्रेब साइकिल क्यों कहा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था आपको कि हमारे साइंस में जो है वो साइकिल्स के या जो पाथवेज है उनके नाम उनके इन्वेंशन पे रखे जाते हैं। तो क्रेब साइकिल वाज फर्स्ट प्रपोज बाय हैंस एल्डोफ क्रेब इन 1937। उसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। हालांकि एक दूसरे साइंटिस्ट के साथ उन्होंने नोबेल प्राइज अपना शेयर किया था। अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 1953 में उनको नोबेल प्राइज जो है वो अवार्ड हुआ। द एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल देन एंटर्स इनटू क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या किया था कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल को हमने फॉर्म किया था। ये थी हमारी ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन। दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनने के बाद लिंकेज की प्रोसेस से, लिंकेज रिएक्शन की मदद से हमने फॉर्मेशन किया था एसिटाइल कोएंजाइम का। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होगा क्रेब साइकिल में। देखिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि क्रेब साइकिल को साइकिल क्यों कहा है। अब साइकिल का मतलब क्या होता है कि साइकिल का मतलब होता है कि एक हमने कोई सबस्ट्रेट लिया, समझो हमारे पास कोई ए था, वो ए जो है हमने ए से कोई पाथवे चलाया, ए से कोई पाथवे चलाने के बाद फिर से ए सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। मतलब एक साइकिल यहाँ पे चलती रही, साइकिल यहाँ पे कंटिन्यूअस होती रही। तो इसीलिए हमने इस प्रोसेस को कहा है दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा क्या होता है कि ये साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास होता है एक फॉरेन मॉलिक्यूल, फॉरेन मॉलिक्यूल, और एक हमारे पास होता है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। एक हमारे पास होता है फॉरेन मॉलिक्यूल, एक हमारे पास होता है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो साइकिल में क्या होता है कि फॉरेन मॉलिक्यूल और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जुड़ के वो एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं, कोई एक दूसरा अदर मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस अदर मॉलिक्यूल से हमारा पाथवे जो है वो पाथवे ऐसा कंटिन्यूअस होता है और पाथवे कंटिन्यूअस होने के बाद जब पाथवे खत्म हो जाता है तब हमको फिर से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब फिर से फॉरेन मॉलिक्यूल आएगा तो फिर से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा और फिर से हमारा कोई पाथवे यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे हमारा फॉरेन मॉलिक्यूल है, जो भी हमने लिंकेज रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाया था, हमारा फॉरेन मॉलिक्यूल है यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल को ए, ये है हमारा फॉरेन मॉलिक्यूल यहाँ पे। और यहाँ पे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है हमारा ऑक्जेलो एसीटेट। तो ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोए मिलके एक हमारा दूसरा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसका नाम है सिट्रेट। देखेंगे हम कि साइकिल आगे किस तरीके से चलती है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि साइकिल किस तरीके से चलती है। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम के सोर्सेस क्या क्या है। एक जो सोर्सेस हमने अभी तक देखा कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होने के बाद पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। पायरुवेट बनने के बाद पायरुवेट क्या करता है, लिंकेज रिएक्शन को चलाता है। लिंकेज रिएक्शन चलाने के बाद हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो
फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ग्लूकोज का पायरुवेट में फॉर्मेशन हुआ, ये प्रोसेस कहाँ पे हुई? सेल के साइटोप्लाज्म में। वेरी गुड। पायरुवेट से क्या बना हमारे पास? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, एसिटाइल को ए बना। ये प्रोसेस कहाँ पे हुई? हमने कहा था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, मोर स्पेसिफिकली। या फिर हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी, ये प्रोसेस फॉर्म होती है। तो ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो क्रेब्स साइकिल हमने पहले ही कहा था पिछले लेक्चर में कि क्रेब्स साइकिल जो है वो हमारी परफॉर्म होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। उसी तरीके से अगर हमने अमीनो एसिड से एसिटाइल कोए बना लिया, हमारा हमारा जो फॉरेन मॉलिक्यूल है तो वो बना लिया, तो वो भी एंटर होगा हमारी क्रेब साइकिल में। ठीक है। तो अमीनो एसिड का जब डी अमीनेशन होता है, याद रखिए, अमीनो एसिड का जब डी अमीनेशन होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। और फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है, फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तब बनता है फिर से एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल को ए। अब एसिटाइल को ए बना तो हमने कहा था कि ये हमारा फॉरेन मॉलिक्यूल है। तो फॉरेन मॉलिक्यूल क्या करेगा? हमारे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा और हमारा क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। क्रेब्स साइकिल चलने के बाद हमको कुछ प्रोडक्ट्स हमारे मिलते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगा लिया कि एसिटाइल कोएंजाइम के वेरियस सोर्सेस हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि क्या अगर पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, तो नहीं। एसिटाइल कोएंजाइम के वेरियस सोर्सेस हो सकते हैं। कौन सा सोर्सेस हो सकता है कि एसिटाइल कोएंजाइम के? एक तो अमीनो एसिड सोर्स हो सकता है, या फिर सोर्स हो सकता है फैटी एसिड का। तो आगे हम शुरू करते हैं हमारी साइकिल को। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ट्रिकी साइकिल है, इसमें तो बहुत सारे हमको नाम याद करने पड़ेंगे। एक बार नाम याद कर लो, सिर्फ मैं आपको सब अच्छी तरीके से याद कराऊंगा। एक बार याद कर लीजिए, पायरुवेट का कन्वर्शन हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिंकेज रिएक्शन और लिंकेज स्टेप। क्यों हमने इसको लिंकेज रिएक्शन कहा? क्योंकि ये लिंक करती है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस से। तो यहाँ पे हमारे पास NAD पॉजिटिव रिड्यूस होके NADH का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। इन दिस लिंकेज रिएक्शन NADH2 का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हुआ है और एक कार्बोक्सिल मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। हमने कहा था कि फॉरेन मॉलिक्यूल अटैच होता है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के साथ। पायरुवेट कितने कार्बन वाला था बेटा? पायरुवेट था 3 कार्बन वाला। 3 कार्बन में से एक कार्बन निकल गया। एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन वाला बचा? एसिटाइल कोएंजाइम बचा 2 कार्बन वाला। ऑक्सैलो एसिडाइट होता है 4 कार्बन वाला। सिट्रेट बनता है इसके साथ मिलके, सिट्रेट बनता है 6 कार्बन वाला कंपाउंड। हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? सिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। अब हम क्या करते हैं, पहले सब नाम क्या करते हैं, सीक्वेंस से याद रखते हैं। पहले याद रखिए, आपको बताया लिंकेज स्टेप में क्या होता है कि पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बना, एसिटाइल कोएंजाइम से एडिशन होके ऑक्सैलो एसिडेट से क्या बना हमारे पास? सिट्रेट। सिट्रेट के बाद अब एक एक नाम या सीक्वेंस से याद रखिए। कहिए मेरे साथ, सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट बना, आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट बना, अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद सक्सीनेट बना और फ्यूमारेट बना, उसके बाद मैलेट। सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट और सक्सीनेट, फ्यूमारेट और मैलेट। यहाँ पे और एक कंपाउंड होगा हमारे पास, उसका नाम हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास? NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे GTP का फॉर्मेशन होता है, GTP का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, और FADH2। ऐसे हमारे पास एनर्जी वाले मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से। अब यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। द क्रेब्स साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोए एंड ऑक्सैलो एसीटेट बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। तो यहाँ पे हमारे पास सिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। इस जिस एंजाइम ने सिट्रेट का फॉर्मेशन किया, यानी कि सिट्रेट का सिंथेसिस किया, इसीलिए हमने इस एंजाइम का नाम रखा है सिट्रेट सिंथेज। याद रखिए, सिंथेज यानी कि सिंथेसिस
करने वाले एंजाइम। और दूसरे एंजाइम आते हैं सिंथेटेज। अब सिंथेटेज एंजाइम किसको बोलते हैं, हम आगे देखते हैं कि सिंथेटेज एंजाइम किसको बोलते हैं। सिर्फ अभी तक इतना याद रखिए, सिंथेस का माने सिंथेसिस, साइट्रिक एसिड का सिंथेसिस किया, इसीलिए एंजाइम का नाम रखा सिट्रेट सिंथेस। ओके, तो द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेस एंड OA इज रिलीज। तो सिट्रेट इज आल्सो हेल्प इन फैटी एसिड सिंथेसिस। सिट्रेट का और एक काम होता है कि फैटी एसिड सिंथेसिस का। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी डायग्राम आपको दिख रहा होगा, कोई नहीं स्ट्रक्चर याद नहीं रखा तो भी चलेगा। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास लिंकेज रिएक्शन से एसिड कोए बना ऑक्सैलो एसिड के साथ, उसने क्या किया, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी कि साथ एक दूसरे के साथ जुड़ना, मतलब कंडेंस हुआ अल्टीमेटली। तो ऑक्सैलो एसिड के साथ एसिटाइल कोए कंडेंस होके बना हमारे पास सिट्रेट। सिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए एंजाइम का नाम रखा है हमने सिट्रेट सिंथेस। और रिलीज किसका हुआ, OA का। ठीक है, तो दिस स्टेप इज कंडेंसेशन स्टेप। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं जब नोट्स डालूंगा तो उस पर आपको अच्छे से डायग्राम दिया होगा। अब सिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ हमारे पास, सिट्रेट का डिहाइड्रेशन हुआ, एंजाइम लगा हमको एकोनिटेज, डिहाइड्रेशन हुआ, रिएक्शन रिवर्सिबल थी। तो हमारे पास बना सिस एकोनिटेज। सिक्स एकोनिटेज का फिर से हाइड्रेशन हुआ, तो हमारे पास बना आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, एंजाइम लगा हमको आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज बना हमारे पास, और हमारे पास बना अल्फा कीटोग्लूटारेट। हमने कहा था कि ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, एसिडाइल कोए हमारे पास था 2 कार्बन वाला कंपाउंड। 4 कार्बन वाले कंपाउंड और 2 कार्बन वाले कंपाउंड को मिलके हमारे पास बना 6 कार्बन वाला सिट्रेट। यहाँ पे हमारे पास बना है, हाईलाइट करते हैं इसको, 6 कार्बन वाला सिट्रेट। 6 कार्बन वाले सिट्रेट से कुछ कंपाउंड बनने के बाद हमारे पास बना आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट था हमारे पास 6 कार्बन वाला कंपाउंड, और इससे एक कार्बन यहाँ पे इस पेज में लॉस हुआ। एक कार्बन का यहाँ पे एक कार्बन का यहाँ पे लॉस हुआ, एक कार्बन रिलीज हुआ, तो हमारे पास बना अल्फा कीटोग्लूटारेट, जो कि हमारा था 5 कार्बन वाला कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटारेट। अगर दिख नहीं रहा होगा तो अच्छे से नाम लिखते हैं, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो अगर आपको किसी ने कहा है कि क्रेब्स साइकिल में फॉर्म होने वाला फर्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा है, तो दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट का बाद में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद सक्सिनाइल कोए बना। सक्सिनाइल को एंजाइम से यहाँ पे सक्सिनेट कोए बना, और एंजाइम था सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज। सिंथेटेज मतलब जो कुछ उस एंजाइम से कुछ मॉलिक्यूल का रिमूव करता है और नया मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बना, और यहाँ पे हमारे पास GTP का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे भी हमारे पास NADH का फॉर्मेशन हुआ था। NAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू NADH, और सक्सीनेट बनने के बाद हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन हुआ। सक्सीनेट से हमारे पास फ्यूमारेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। सक्सीनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट बाय द एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज ने क्या किया, इस एंजाइम ने क्या किया, FAD पॉजिटिव का FADH2 में कन्वर्ट किया। अब आप बोलोगे कि सर इसने NAD पॉजिटिव का NADH2 में क्यों कन्वर्शन नहीं किया, यहाँ पे क्यों हमने FAD का इस्तेमाल किया, क्योंकि इस एंजाइम की इतनी पावर नहीं थी, इतनी रिड्यूसिंग करने की पावर नहीं थी कि ये NAD पॉजिटिव को रिड्यूस कर सके। तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ दैट एंजाइम इज लेस, दैट्स व्हाई it reduce FAD positive to FADH2। सक्सीनेट बनने के बाद हमारे पास बना फ्यूमारेट। फ्यूमारेट का फ्यूमारेट में फिर से
हाइड्रोजनेशन हुआ, फ्यूमारेट में हाइड्रेशन हुआ, तो हमारे पास बना मैलेट। मैलेट, इसको मैलिक एसिड भी बोलते हैं। मैलिक एसिड का फिर से डिहाइड्रोजनेशन हुआ, मैलेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम था। एंजाइम का नाम लिख लीजिए, मैलेट, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम का नाम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस और ऑक्सैलिक एसिड बना। और उसके बाद फिर से ऑक्सैलिक एसिड जो है वो पार्टिसिपेट करेगा क्रेब्स साइकिल में। तो इस तरीके से हमारी साइट्रिक एसिड साइकिल यहाँ पे बन गई है। तो देखिए कितनी जगह पे हमारा NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक NaDH2 बना, इस जगह पे एक NaDH2 बना, और इस जगह पे एक NaDH2 बना। यहाँ का इधर लिख लेते हैं NaDH2, और हमारे पास बना FADH2, और एक हमारे पास GTP का फॉर्मेशन हुआ जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है ATP में। तो इस तरीके से हमारे पास साइट्रिक एसिड साइकिल की गेन हुई। अब आप बोलोगे कि सर इतनी बड़ी साइकिल हम कैसे याद रखें, ऐसा कोई इतनी बड़ी साइकिल हम कैसे याद रखें, एक तो हेक्टिक होगा ना इतना बड़ा। तो देखते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ साइकिल याद करने की। तो ये रही हमारी क्रेब्स साइकिल की छोटी सी डायग्राम। इसमें आपको सभी नाम क्लियर दिख रहे होंगे। एंजाइम के नाम आपको खुद को याद करना है। पहले हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलिक एसिड मिलकर हमारे पास बना है सिट्रेट। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं, उस सेंटेंस को आप ध्यान से सुनिए। सेंटेंस बहुत इजी है, याद रखने में इजी होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले एंजाइम के नाम अच्छे से याद करना है। अब एंजाइम के नाम अच्छे से याद करने के बाद ही इस सेंटेंस को याद कीजिएगा। सेंटेंस हम लिखते हैं, कैन आई कीप सेलिंग shoes for my officer? कैन आई कीप सेलिंग शूज फॉर माई ऑफिसर? तो है ना इजी। कैन फॉर साइट्रेट, आई आइसोसिट्रेट। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट को याद करने के लिए आपको कीप वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। कीप सेलिंग सक्सिनाइल कोए, शूज सक्सीनेट, सक्सीनाइल कोए, सक्सीनेट। पहले क्या आएगा, सक्सीनाइल कोए, मतलब जिसके साथ है कोई आएगा, कोएंजाइम को रिलीज करेगा और उसके बाद बनेगा सक्सीनेट, यानी कि शूज फॉर। फॉर यानी फ्यूमारेट, एम फॉर मैलेट, ओ फॉर ऑक्सैलोएसिटेट। तो ये इजी है याद करने के लिए। अब आपको क्रेब्स साइकिल इजी लगती होगी। तो उसके बाद याद क्या क्या करना है आपको, किस जगह से हमको NaDH का फॉर्मेशन होता है, किस जगह से Na पॉजिटिव का कन्वर्शन होता है NaDH2 में। तो एक होता है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट में। अब जब अल्फा कीटोग्लूटारेट से, उसी के बाद याद रखिए सक्सिनाइल कोए से, उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है, तब जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे फ्यूमारेट से, सक्सिनेट से फ्यूमारेट, एफ से याद आ जाएगा आपको। सक्सिनेट से जब फ्यूमारेट बनेगा FADH2 का फॉर्मेशन होगा। जब मैलेट से ऑक्सैलिक एसिड बनेगा तब NaDH का फॉर्मेशन होगा। तो ये स्टेप आपको याद रखने हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इस क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, अब हम डिटेल में देखते जाएंगे। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। सिट्रेट इज आइसोमराइज्ड टू आइसोसिट्रेट बाय द एंजाइम एकोनिटेज। एंजाइम का नाम याद रखिए, बाय द एंजाइम एकोनिटेज। दिस इज अचीव्ड इन द टू स्टेप रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रेशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट थ्रू एकोनिटेज। मतलब सिट्रेट से सिस एकोनिटेज का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद हाइड्रेशन होगा और हमारे पास आइसोसिट्रेट बनेगा। अब आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो और सीधा सिट्रेट से आइसोसिट्रेट भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन होने के लिए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस हमारे पास लगेगा। तो आइसो सिस आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट का फॉर्मेशन होगा हमारे पास। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा।
ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन भी होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज भी होगा, यानी कि 5 कार्बन वाला हमारे पास अल्फा क्यूटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद अल्फा क्यूटोग्लूटारेट से हमारे पास बना सक्सिनाइल कोए। दिस कन्वर्शन इज आल्सो ऑकर थ्रू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा और डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि एक कार्बन का रिमूवल होगा और एंजाइम हमारे पास लगेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट। उसके बाद succinyl CoA converted into succinyl by the enzyme succinyl CoA synthetase। succinyl CoA synthetase का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, this reaction is coupled with the formation of GDP to GTP। यहाँ पे क्या हुआ था, पहले इस रिएक्शन में क्या हुआ था, succinyl CoA is converted into succinate या फिर सक्सिनाइल भी इसको बोल सकते हैं, सक्सिनेट एंजाइम हमारे पास लगा सक्सिनाइल कोए सिंथेटेस। यहाँ पे क्या हुआ, जीडीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ जीटीपी में। और जब यहाँ पे जीटीपी बनता है, जीटीपी एटीपी एडीपी के साथ अटैच होता है और एक फॉस्फेट इसको देता है, तो इस तरीके से हमारे पास अल्टीमेटली जीटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद कन्वर्शन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमारेट, सक्सिनेट से फ्यूमारेट कन्वर्शन होने के लिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम लगा और यहाँ पे FADH2 का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद फ्यूमारेट से मैलेट का फॉर्मेशन हुआ। द एंजाइम फ्यूमारेज, फ्यूमारेज नाम का एंजाइम यहाँ पे था, वो क्या करेगा, फ्यूमारेट से मैलेट का फॉर्मेशन करेगा। कन्वर्शन ऑफ फ्यूमारेट टू मैलेट विद द एडिशन ऑफ वाटर। उसके बाद मैलेट से ऑक्सैलो एसिडेट बनेगा। मैलेट इज देन ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सैलो एसिडेट बाय द एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेज और यहाँ पे NADH का सिंथेसिस होगा। तो इस तरीके से हमने क्रेब्स साइकिल जो है वो पूरी डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल से कितने NADH2 हमारे पास फॉर्म हुए, ये अब देखते हैं। कितने FADH2 हमारे पास फॉर्म हुए ये देखते हैं, और कितने GTP या ATP हमारे पास फॉर्म हुए ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास NADH2 का फॉर्मेशन हुआ 3, हमारे पास यहाँ पे 3NADH2, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ होता है इसीलिए हमने इसको लिखा है NADH2। 3 NADH2 हमारे पास फॉर्म हुए। 1 FADH2 हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हुआ, एक यहाँ पे FADH2 हमारे पास फॉर्म हुआ और हमारे पास एक GTP which is ultimately converted into 1 ATP यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो क्रेब्स साइकिल का नेट गेन हमारे पास इतना था, 3 NADH2, एक FADH2, एक GTP। तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल में हमने अल्टीमेटली क्या किया। क्रेब्स साइकिल में हमने एसिटाइल कोए लिया, उसको एक साइकिल में चलाया, 3 NAD पॉजिटिव को चार्ज किया हमने, 3 NADH हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हुआ, एक FAD पॉजिटिव का रिडक्शन किया हमने, FADH2 का फॉर्मेशन हुआ, GTP से हमारे पास GTP बना और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और वाटर हमने यहाँ पे यूज किया और कोएंजाइम यहाँ पे रिलीज हुआ जिसमें 2 कार्बन के मॉलिक्यूल का अल्टीमेटली रिलीज हुआ था। दिस इज द नेट रिएक्शन ऑफ क्रेब साइकिल। उसके बाद अब आप बोलोगे कि NADH2 तो बने हमारे पास, FADH2 तो बने, तो ये जाके क्या करेंगे, हमने कहा था कि जो सभी हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में NADH2 FADH2 बनते हैं, वो हमारे पास अल्टीमेटली ETS में जाते हैं। ETS में क्या करते हैं, वो हमारे अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट करते हैं और इसका कन्वर्शन होता है ATP में। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारी जो क्रेब साइकिल थी, क्रेब साइकिल, उसमें कितने हमारे पास बने,
3NADH2 बना हमारे पास 1FADH2 एंड 1 एटीपी हमारे पास यहाँ पे बना। अब तक हमने देखा था कि क्रेब साइकिल में हमारे पास इतने NADH2 FADH2 के मॉलिक्यूल हमारे पास बने। देखते हैं कि कितने इक्विवेलेंट एनर्जी कितने एटीपी ETS में जाके बना सकता है। तो 1NADH2 हमने कहा था कि ये 3 एटीपी आगे जाके फॉर्म करेगा। 1FADH2 जो है वो 2 एटीपी आगे जाके फॉर्म करेगा और एटीपी जो है वो अल्टीमेटली एटीपी ही सेल में रहेंगे। तो अब तक एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हमारे पास कितने एटीपी बने वो हम अभी कैलकुलेट करते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास टोटल अब तक हमारे पास कितने NADH2 हमारे पास बने। तो टोटल NADH2 हमारे पास बनते हैं। तो हमने कहा था कि ग्लाइकोलिसिस में आपको पता है कि दो NADH2 हमारे पास बने थे। दो NADH2 फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लिंकेज। लिंकेज भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि लिंकेज में दो बार लिंकेज स्टेप चलेगी क्योंकि दो बार पायरुवेट के मॉलिक्यूल हमारे पास रहेंगे तो दो बार हमारा NADH2 फॉर्मेशन होगा। तो लिंकेज में +2 यहाँ पे NADH2 बने। क्रेब साइकिल में कितने बने? क्रेब साइकिल में अभी भी देखा हमने कि क्रेब साइकिल में यदि क्रेब साइकिल में हमारे पास बने हैं 3NADH2 पर हमने कहा था कि एसिटाइल कोएंजाइम अगर पायरुवेट दो बार है तो दो बार एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा और दो बार क्रेब साइकिल बनेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 6 NADH2 हमारे पास बनेगी। 2 + 2 + 6 = हमारे पास टोटल बने 10 NADH2। ठीक है। और FADH2 कितने बने? अब FADH2 अल्टीमेटली हमारे पास क्रेब साइकिल में ही बने तो यहाँ पे दो FADH2 यहाँ पे लिखते हैं। दो बार क्रेब साइकिल चलेगी तो दो हमारे पास FADH2 बनेंगे। और ATP कितने बने थे हमारे पास? तो ATP हमने कहा कि ATP हमारे पास बने थे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में दो ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था और हमारे पास क्रेब साइकिल में दो एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास बने हैं 4 एटीपी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास टोटल एटीपी कितने बने। टोटल एटीपी का काउंट अब हम करते हैं। टोटल एटीपी तो हमने कहा था कि एक NADH2 से कितने इक्विवेलेंट एटीपी बनते हैं हमारे पास? 3। तो 10 × 3 टोटल एटीपी बने हमारे 30 एटीपी। FADH2 से हमने कहा था कि एक FADH2 से कितने इक्विवेलेंट एटीपी बनते हैं? 2। तो 2 × 2 4 एटीपी हमारे पास बने और यहाँ के 4 एटीपी। तो जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने एटीपी होते हैं? तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 38 एटीपी यहाँ पे होते हैं। तो इसी तरीके से अल्टीमेटली हमने जो है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम कितने एटीपी बनेंगे? 38 एटीपी यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ तक था हमारा क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल को हमने जो भी याद रखने की ट्रिक्स बताई है उससे याद रखिएगा, आपको इजी जाएगा। पहले आप सभी एंजाइम्स के नाम याद रखिए, उसके बाद जो हमारे पास सबस्ट्रेट बनते हैं उसके नाम याद रखिए, उसके बाद NADH2 कहाँ से निकलता है, FADH2 कहाँ से निकलता है, GTP किस किस जगह से बनता है, कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है, कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल है, ये सब आप देखिए और आपको क्रेब साइकिल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं।
आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं ईटीएस के बारे में कि ईटीएस क्या होता है। मतलब जो भी अब हमारे पास NADH2 बने तो वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डोनेट करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ईटीएस की प्रोसेस में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर की लिंक आपको जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/मेघराज चुड़े को। थैंक यू वेरी मच।